स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम जीनियस एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, इन सभी का परिभाषा जान लिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर ले कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि काल्पनिक संख्या किसे कहती है। जो संख्या क्या होती थी, संख्या रेखा पे नहीं दिखाई जा सकती थी, वो काल्पनिक संख्या होती थी। पहचानने के लिए क्या होता था कि रूट के अंदर माइनस होता था तो काल्पनिक संख्या होती थी। इसके बाद फिर क्या था, वास्तविक संख्याएं थी। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या जो है क्या होती है, तो जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक क्या है, तो जो काल्पनिक नहीं है वैसे क्या होता है वास्तविक, मतलब रूट के अंदर अगर माइनस नहीं है, संख्या कैसे भी है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां पी और क्यू क्या हो, कोई पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। क्यू क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो। क्यू क्या हो, क्यू क्या हो, क्यू जो हो जीरो के बराबर, क्यू क्या हो, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बटा में हो ना वो जीरो नहीं हो। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 3/0, तो क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। 3/0 ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। फिर हमने अपरिमेय संख्या देखा था। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता था वो क्या होता था, अपरिमेय संख्या होता था। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते थे, तो जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती थी वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती थी। रूट से बाहर नहीं आएगी तो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमने देखा था यूक्लिड विभाजन या विभाजन सूत्र, या इसी को क्या बोलते थे, भाग एल्गोरिथम। क्या है फार्मूला, तो फार्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी भाजक, क्यू भागफल और आर क्या होता था, शेषफल होता था। कुछ एग्जांपल में हमने क्या किया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो बड़ी संख्या होती है उसे क्या करते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसे बी मान लेते हैं। फिर हम लोग फार्मूला के बेस आगे चलते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा 10 है, बी 4 है। फिर हम लोग देखते हैं 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा, उसके आसपास है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और जो शेष है वो क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा बी था वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो क्या हो गया 4 बराबर, और जो लास्ट में आर होता है वो क्या होता है, बी होता है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना करें कि 4 हो जाए तो कहेंगे 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, और शेष जो है कितना हो जाएगा 0। ये हमें प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक क्या हो, शेष 0 ना आ जाए। जहां शेष 0 आ जाता है वहीं पे देखते हैं b बराबर जितना वही क्या हो जाता था, HCF हो जाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जो केवल एक और स्वयं से करता था उसको अभाज्य संख्या कहते थे, और अभाज्य संख्या क्या हुई, रूट संख्या कहते थे। भाज्य या यौगिक संख्या, तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा से करता है उसको भाज्य या फिर यौगिक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स था उसको देखे थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो 3 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है, और 2 मात्र एक ऐसा भाज्य संख्या जो कि क्या है, सम है। 1 से 50 तक 15 भाज्य संख्या है, 1 से 100 तक 25 भाज्य संख्या है। फिर हमने एक और बात जाना था कि एक तो ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या की बात करें तो 1 से 50 तक कितने, तो हमारे 34 भाज्य संख्या हो जाती है, और 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं हो जाते हैं। इसके बाद हमने कुछ फार्मूला पढ़ा था जिनका चर्चा हमें इस वीडियो में करनी थी। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुने एचसीएफ। फिर इसी से फार्मूला बनते हैं कि पहली संख्या बराबर होती है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर हो जाती है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। एलसीएम बराबर हो जाती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, और एलसीएम बराबर हो जाती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। या फिर यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या ना देकर क्या हो सकता है कि संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हो सकता है। अगर संख्याओं का गुणनफल भी दिया है तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दी हुई है। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्या है, यदि पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या क्या है 80 है, HCF निकालिए, यदि एलसीएम क्या है 80 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितनी कह रही है, पहली जो संख्या है
एक मिनट। पहली संख्या की बात की जाए तो पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी जो संख्या वो कितनी है? दूसरी संख्या कितनी है? तो वो है 80। फिर एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है? तो एलसीएम भी है 80। हमें क्या निकालना है? HCF। और अभी हमने क्या देखा कि HCF का फॉर्मूला क्या होता है? HCF का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एलसीएम। क्या हो जाता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एलसीएम। और यहाँ पर हमारा पहली संख्या जो है वो है 20 और दूसरी संख्या वो है 80। एलसीएम दिया हुआ कितना है? 80। 80 से 80 कट जाएगा और कितना बचेगा? 20। इससे मतलब क्या हमें पता चलता है कि HCF जो है, HCF वो कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? तो HCF हमारा 20 हो जाएगा। क्या कि पहली संख्या दिया हुआ है कि कितना है? 20 है। दूसरी संख्या दिया हुआ कितना है? 80 है। एलसीएम दिया है कि 80, HCF निकालना है। HCF का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा होता है एलसीएम, और फिर पहली संख्या दूसरी संख्या रखें और बटा में जो एलसीएम दिया उसको रखें। काटेंगे, जो कटेगा, काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। काटने के बाद कितना आंसर है? 20। तो 20 क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम जो बुक है भारती भवन का उसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कैसे। बुक का क्वेश्चन है क्या कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल खालिस्तान और खालिस्तान से भाग लगे। देखिए अभाज्य संख्या कब होता है? जब क्या होगा में खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक से भाग लगे और खुद p से भाग लगे। अगर ऐसा होता है तब क्या होगा? p एक अभाज्य संख्या कहलाएगा। नंबर समझ में आएंगे। संख्याओं को अभाज्यों के गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। किस संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है? तो जो भाज्य संख्या होती है ना, जो भाज्य संख्या है उनको क्या कहा जा सकता है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। फिर है दो पूर्णांक a और b सहअभाज्य कराएंगे। तो हमने बताया था कि सहअभाज्य संख्या कब कहलाएगी? जब दोनों का मसा कितना हो? 1 हो। अगर दो संख्याओं का मसा 1 होता है तो वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मसा कितना हो? तो मसा 1 हो। मसा 48 30 का मसा क्या होगा? 30। तो यहाँ पे 48, 30 और 48 का मसा क्या होगा? तो जो 30 और 48 का मसा होगा वही मसा होगा। मतलब यहाँ पे अगर इस तरह से दिया जाए कि मसा 48 30, इसका मतलब होता है कि एक संख्या 48 है और दूसरी संख्या क्या है? 30 है। तो जो HCF हो क्या होगा? तो 30 और जो दिया है उसी का जो मसा होगा उतना ही बराबर होगा। अब यहाँ पर है मसा AB गुने लसा AB बराबर क्या होगा? तो अभी क्या बताया कि जो यहाँ पर दिए हुए क्या होता है? एक पहली संख्या होती है और एक दूसरी संख्या होती है। तो मसा गुने लसा बराबर क्या होता है? तो पहली संख्या क्या है? ये गुने दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितनी है? B। तो इस तरह से खाली जगह क्या करेंगे? ऐसे भर लेंगे और इन सभी जो बात है उसको याद रखेंगे। एग्जाम में ये सभी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिर इसके बाद यहाँ पर इस तरह की श्रृंखलाएं दी हुई है कि निम्न गुणनखंडों में से अज्ञात संख्या को लिखिए। तो अज्ञात संख्या को कैसे लिखते हैं? तो देखिए अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो भाग देते हुए चलते हैं, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो गुना करके लिखते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 17 गुणे 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 17 दूनी का बोलते हैं 34। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 34। फिर 34 गुने का 2 कितना हो जाएगा? तो 34 दूनी का 2 कितना हो जाता है? 68। और फिर 68 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 68 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 दूनी का 16 का 6 और यहाँ से 1 6 दूनी 12 13 136। इस तरह से A का मान हमारे पास आ गया, A का मान आ गया 136, B का मान आ गया 68 और C का मान आ गया 34। सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 72 है। ये 72 कब होगा?
इन दोनों को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो बोलेंगे कि यहाँ पे अगर 9 रख दें तो 9 8 72 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। और फिर इस 8 को क्या करना है, हमें इस तरह से बदलना है कि 3 बॉक्स में आ जाए। तो 8 को हम 3 बॉक्स में लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। कैसे लिखनी, तो 8 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगाते हैं 2, क्या है 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे क्या किए रख दी। सेम इस तरह हमको 9 लाना है, तो 9 का करने क्या होगा 3 से लगता है 3 से 3 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 3 भरा जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गए, ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी तक बिहार बोर्ड ने कभी पूछा नहीं है, तो उम्मीद कम है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्या निकालना है, तो जैसे हमने बताया कि एक छोटी संख्या से लगाते चले जाएंगे और जो आएगा उसी का पावर के रूप में लिखना है। जैसे हम एक क्वेश्चन के बना रहे हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन इसको बना देते हैं 156। यहाँ पे क्या हमारे पास ब्लैंक पेज है, 156 क्या है 156। इसका क्या किया जा रहा है, हम आपको गुणनखंड निकालकर दिखा दे रहे हैं कैसे निकाल लेंगे। तो 156 जो है कितना से लगेगा, तो बोलिएगा कि 2 से लगेगा। तो 2 से लगेगा कितना बार में 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16, फिर 2 से लगाइएगा 3 दूनी का 6 और 9 दूनी का 18। अब बोलिएगा कि अब 2 से नहीं लगेगा, कोई बात नहीं 3 से लगाएंगे, 3 एकम का 3 और 3 3 का 9। अब नहीं लगेगा क्या है यहाँ पे, तो आया गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। कितना है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पे जब 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख देंगे गुने 3 और गुने 13। ये क्या हो गया, किसका है 156 का 156। कितना 156, 156 का क्या हो गया ये 156 का क्या है ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आशा करते हैं आप लोग 124 का निकालेंगे, 156 का हमने बता ही दिया, 140 और 5005 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इतने तो आप लोग होशियार हैं। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का महासा और लसा निकाले। चलिए एक क्वेश्चन इसको बता दे रहे हैं, एक हम जो है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, और एक पहला क्वेश्चन और एक फिर यहाँ पे 5वां क्वेश्चन बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 6 और 20, 6 20 कितना है 6 और 20, 6 है और 20। इनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो करना कुछ नहीं, क्या करेंगे पहले हम इनका गुणनखंड देखेंगे। 6 जो है 6 का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने का 3। 6 का गुणनखंड कितना होता है 2 गुने का 3। और 20 का गुणनखंड निकालें तो 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 5, 2 का स्क्वायर गुने 5। या फिर इसको क्या लिख सकते थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो यहाँ पे क्या जो मिलता है ना, क्या होता है जो मिलता है, जैसे इसमें 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, या इसमें एक थोड़ा एक जगह लिखते हैं। 6 जो है 6 का गुणनखंड क्या है 2 गुने 3 और फिर कितना है 20। 20 का गुणनखंड क्या हुआ तो 2 गुने 5। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो अब बोलिएगा कि ये जो 2 है ये क्या हो रहा है ये मिल रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा है। तो जो मिलता है ना, जो मिलता है दोनों में, दोनों के गुणनखंड में जो भी मिलता है, ये 3 संख्या है तो तीनों के गुणनखंड में जो संख्या मिलता है वही क्या होता है HCF होता है। जो मिलता है वो क्या होता है HCF होता है। मतलब यहाँ पे HCF कितना है, HCF जो है वो कितना है तो HCF है 2। इसका HCF कितना है HCF है 2। अगर एलसीएम की बात की जाए तो जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 मिल गया तो ये क्या लिखाएगा 1 टाइम 2 को लिखेंगे, तो 2 गुने का फिर क्या है 3 है, फिर एक और 2 है, फिर क्या है 5 है, फिर सबको गुना करें कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, 10 तिया 30 और 23 दूनी का 60। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो हम क्या लिखेंगे कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो है वो हो जाएगा 60। कैसे, फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे हम लोग 6 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 6 का गुणनखंड आया 2 गुने 3। ये कोई जरूरी नहीं, या आप भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग कॉपी पे बना सकते हैं कि जैसे 6 का गुणनखंड है लिख दिए 6 2 गुने 3 20 का 2 गुने 2 गुने 5 कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे आप लोग डब्बा नहीं बनाएंगे, डब्बा बिल्कुल नहीं बनाइएगा। तो जो मिलता है तो मिल गया क्या 2 और 2 1 मिल गया और कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। जो क्या होता है कॉमन होता है क्या होता है HCF होता है।
और जो कॉमन है फिर उसको एक बार लिख दिए, जैसे दो बार था इसको एक बार लिख दिया, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 5 है, सबको मल्टीप्लाई करें तो जितना आता है वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। सिर्फ इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और कौन सा क्वेश्चन बताने के लिए बताया गया था, एक और कौन सा था, 17-25, 17 और 25, 17 और 25। तो 17 और 25 का क्या करें, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किसे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। चलिए 17 का गुणनखंड निकाले तो क्या हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं 17 का गुणनखंड। तो 17 क्या किसी से लगेगा, तो नहीं, 17 लगेगा 17 से, मतलब क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड 1 गुने 17। 17 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 17 जो है ना उसका गुणनखंड हो जाएगा 1 गुने 17। 17 का गुणनखंड कितना, 1 गुने 17। और 25 जो है ना, 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 5 गुने 5। कैसे किए, तो उसी तरह से जैसे हम लोग 25 करेंगे, यहाँ पे 25 क्या होगा, 5 लगेगा, 5 बार में तो क्या है 5 गुने 5। तो ये क्या हो गया, 25 का गुणनखंड कितना हो गया, 5 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ गुना 1 से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहिएगा ना, क्या कहिएगा कि यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो इसका 1 हो जाएगा। या फिर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों में कोई मैच कर रहा है, दोनों में अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है तब एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब एलसीएम की बात हो, तो एलसीएम की बात करेंगे तो क्या करेगा, कुछ नहीं मिला तो 17 गुने 5 गुने 5 कर देंगे, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एलसीएम निकालना होता एलसीएम तो क्या हो जाएगा, तो 5 गुने 5 गुने 17 गुना करने पर जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आप लोग गुना कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन जो 3 है उसको बता दिया जा रहा है। 17, 23, 29, या फिर ऐसा है, इसमें तो ऐसे लिखने से पता चलता है, ये बता दे रहे हैं। चौथा 6, 72, 20, 120, 6, 72, 120, 6, 72, 120। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तब क्या करेंगे, तो बस सिंपल सी बात है कि तीनों का यहाँ पर अब गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो अब हमने 6 का गुणनखंड निकाला था, क्या आया, 6 का गुणनखंड जो आया था वो आया था 2 गुने 3। और 72 का अगर गुणनखंड करें तो 72 का गुणनखंड करने पर कितना आ जाएगा, तो आराम से जल्दी से हम लोग कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 से 2, 3, 6, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। तो क्या आया, क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, एक मिनट, गुने 3 गुने 3, इतना हो गया 72 का। फिर 120 का क्या है, 120 का, 120 का निकल क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 120, 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से रहेगा 15 और 2 से 3 से 5, मैं 3 तो 2 और 3 और फिर 5, 3 तो 2 फिर 3 गुने 5। अब तीनों में देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तीनों में देखेंगे, तीनों में देखेंगे, इन तीनों में देखेंगे कि ये तीनों जो है इसमें क्या मैच कर रहा है। देखिए 6 का है 2 गुने 3, 72 का है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 120 का है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो कहिएगा कि इसमें 2 2 तो मिल रहा है, क्या हो रहा है, 2 तो मैच कर रहा है सब में, क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 है, 3 जगह, फिर यहाँ पे 3 है, इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है। मतलब इसका जो एचसीएफ की बात की जाए ना, एचसीएफ की अगर बात की जाए तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 गुने 3, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 गुने का 6। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात हो एलसीएम निकालने की, क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो हम हाईलाइट किया नीचे किया हुआ है इसको क्या करेंगे, हम एक बार लिखेंगे, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया 2 गुने 3 हो गया, अब इसमें फिर है 2 गुने 2, फिर जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है उसको लिखेंगे गुने 3,
फिर गुने कितना है इसमें 2 गुने 2 गुने 5, और गुना करने पर जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, गुना करने पर जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतने पढ़े लिखे हैं कि आप आसानी से गुना कर सकते हैं, और गुना करने के बाद जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन इतना काफी है आपके लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसकी दशमलव प्रसार कैसे जांचते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है। इसकी जांच कैसे हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। देखिए, परिमेय संख्या जो होता है ना उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। जो परिमेय संख्या है ना उसकी दशमलव प्रसार कैसे हो सकती है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो सकता है या फिर अशांत हो सकता है, मतलब दोनों हो सकता है। अगर परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार जो है बाबू शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। लेकिन 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 अगर अपरिमेय संख्या तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, हमेशा अशांत होगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है और दशमलव संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 4, तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है, और चूंकि 4 परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब यहीं पे हम लिख दें रूट का 3, तो रूट का 3 क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो है कैसा होगा, अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। या फिर आगे देखते हैं एक पेज, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है कुछ, ठीक है, ब्लैंक पेज है, इस पे हम लिख लेते हैं। जैसे अगर कोई संख्या इस तरह से है 1.34269 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है। अगर इस तरह का कोई भी संख्या है, इस तरह का अगर कोई भी संख्या है तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये बाबू होता है अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो यह है अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्यों है, तो इसका कारण है कि बार बार डॉट डॉट ऐसे कोई एक ऐसा संख्या नहीं जो वही रिपीट हो रहा है, बस कभी 3 4 2 6 9 फिर 3 फिर कुछ आ सकता है। तो इस तरह की जितनी भी संख्या होती है जो कुछ कुछ अपने बदलते चली जाए तो होती है अपरिमेय संख्या है। जैसे लेकिन अगर इसी को इस तरह से लिखा हो कि 3 4 2 6 ना, और फिर इसके ऊपर ऐसे रिकरिंग लगा दिया जाए तो ये फिर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। रिकरिंग नहीं लगा हुआ है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल और क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे 3 और छोटे कर देते हैं 3 4.632 4 5 और लिखे 2.16324। अब देखिए रिकरिंग लिखने का कई तरीका था, हो सकता है कि ऊपर अंडरलाइन क्या हो या हो सकता है कि ऊपर बिंदु दिया गया हो। तो ये दोनों क्या है, रिकरिंग की पहचान है कि यही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। जैसे यहाँ पे 2 4 5 है तो इसके बाद हमेशा 2 4 5 2 4 5 2 4 5 ऐसा ही आते रहेगी। यहाँ पे 3 2 4 है तो हमेशा इसके आगे 3 2 4 3 2 4 3 2 4 ऐसे ही हमेशा आते चली जाएगी। ठीक, तो बात समझ में आना चाहिए कि अगर रिकरिंग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है और रिकरिंग है तो वो परिमेय संख्या है। या फिर कोई खास संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर कोई भी अपना मन से कोई भी संख्या आ रहा है, बदल बदल कर आ रहा है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब एक लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, या इसका और एक एग्जाम्पल काफी कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल और कर रहे हैं, जैसे अगर हमको इसका बताना है कि 4/10 है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो बाबू दशमलव प्रसार जो है ना उसको बताने का सबसे आसान तरीका है ना कि जो हर दिया गया है, हर है ना, ये जो हर है इसका क्या करो, इसका क्या करो, इसका आप
गुणनखंड करो। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 10 का हम यहाँ पे गुणनखंड करें तो 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 5। तो गुणनखंड क्या है? 2 गुने 5 है ना। तो अगर कोई भी संख्या है उसके हर का गुणनखंड करते हैं तो चाहे तो 2 आवे, न तो 5 आवे, न तो दोनों आवे, न तो कुछ ना आवे, लेकिन कोई तीसरा ना आना चाहिए। अगर तीसरा आ जाता है तो उस समय दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? 2 और 5 है तो एक दशमलव प्रसार कैसा है? एक दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। एक और एग्जाम्पल देखा, 8/15। तो क्या करेंगे? 15 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 से 5 में क्या हो गया? 3 गुने 5 का आ गया 3। दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब चाहे तो 2 रहे, न तो चाहे तो 5 रहे, न तो 2 और 5 दोनों रहे, न तो फिर कोई ना रहे। तीसरा से मतलब नहीं है। अगर तीसरा आया तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो यहाँ का आ गया 3 आ गया, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आज एग्जाम्पल देखते हैं, 16/50। तो नीचे कितना है? 50। इसका क्या करेंगे हम लोग? इसका करेंगे गुणनखंड। 2 से 25 फिर 5 से 5। गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुने 5। ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा ना है। जब तीसरा ना है तो क्या हो गया? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और दशमलव प्रसार शांत क्यों लिखना ही रहता, बनाना नहीं है कि दशमलव प्रसार शांत है नहीं या नहीं है, बस हमको खुद से जांच करना है और बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अपना गुणनखंड करेंगे। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आएगा जैसे वहीं पे छोड़ के क्या लिख देंगे कि दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि 16/30 का दशमलव प्रसार बताना है। तो 30 का हम क्या किए? गुणनखंड करने चल दिए। 2 से लगा 15 आ गया, अब 3 से लगा, अब लगाए भी नहीं करेंगे। काहे लगाएंगे? यहाँ पे तीसरा संख्या गया, 2 और 5 का होना चाहिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा आ गया तीसरा संख्या 3 आ गया, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब बार बार 3 आ रहा तो इसका मतलब नहीं कि 3 ही आना चाहिए, कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे 35 कितना से रहेगा? 5 से रहेगा। मतलब ऐसे है कि 71/35। 71 इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, 71/35। अगर इसका दशमलव प्रसार हमको बताना है तब क्या करेंगे? हर देखने की 35 है, निकालेंगे गुणनखंड, और इसका हम गुणनखंड अगर निकालें 35 का अगर गुणनखंड निकाले तो क्या हो जाएगा? 5 से रहे कितना बार में? 7 बार में। गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुने 7। तीसरा संख्या आया कि नहीं आया? क्या कहा था कि चाहे तो 2 रहो ना तो 5 रहो ना तो दोनों रहो ना तो कोई ना रहो, बाकी कोई दूसरा ना चाहिए। तो दूसरा आ गया 7, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना से आप समझ सकते हैं कि जो है दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, आप आसानी से अब बता सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय सिद्ध करना कैसे किया जाता है, या सिद्ध करने की ओर किसी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अपरिमेय सिद्ध करना है ना बाबू, तो बहुत ही आसान तरीका है कि, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ बातें जो है आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लैंग्वेज जो है लिखने का तरीका आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है तब क्या करते हैं? तो जिस भी संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है, पहले तो हम उसको मान लेते हैं कि वो कैसा होगा? परिमेय है। ओकर बाद क्या करते हैं हम? जब वो परिमेय है तो ओकरा p/q के रूप में लिखा जाएगा। क्या है कि हमने पीछे परिमेय संख्या की परिभाषा में सीखा है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही चीज किए हैं, माना कि √x, तो आप √x के जगह कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि √3 सिद्ध करने को मिल जाए, √6 सिद्ध करने को मिल जाए, √7 सिद्ध करने को मिल जाए, कुछ भी सिद्ध करने को मिल जाए, √5 सिद्ध करने को, √2 मिल जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? मान लेंगे कि माना कि √x जो क्या है? एक अपरिमेय है। अगर आपको √3 मिला है तो देखेंगे माना कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो √x बराबर क्या हो जाएगा? p/q। काहे p/q होगा? काहे कि परिमेय संख्या जब है, मान लिए कि परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जाएगा। तो वही है, √x बराबर क्या हो गया? p/q, जहां p और q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। हम यहाँ पे सहअभाज्य पूर्णांक ही काहे लिखें? तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि एक गुणनखंड एक है, केवल एक जो है, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? केवल एक है। एक कौन सा है? तो ये वाला एक है, ये नहीं कि कोई एक है,
इसका ऑर्गेनिस्ट में क्या है, एक है, मतलब इसका अगर मासा निकालते हैं तो एक आएगा, या फिर कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट सकता है। इसका आंसर क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक माने हैं। पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इधर भी और इधर भी। तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता है एक्स, और इधर स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू को स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वही चीज दो बार है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि क्यू गुने क्यू है। स्क्वायर का मतलब होता है कि वही चीज दो बार है। तो ए क्यू को क्या किया, हम यहाँ पे ला दिए, ठीक है। एक क्यू को क्या किया, यहाँ पे ला दिया, क्या होगा, क्यू एक्स बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्यू एक्स है ना, ये क्यू एक्स क्या है, एक पूर्णांक हो जाएगा। क्यू एक्स क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और इधर जो बचा है पी स्क्वायर बाय क्यू, ये क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर कि चूंकि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, इधर क्या आ गया, ये पूर्णांक और इधर क्या भिन्न, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, तो पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। जब नहीं होता है तो ये तो पूर्णांक है और ये तो भिन्न है, तो ये दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ फिर लिख देंगे कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। फिर अंत में लिखेंगे कि अतः हमारी जो मान्यता है ना वो गलत है कि रूट एक्स एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट एक्स क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये लैंग्वेज आपको याद रखना होगा कि माना कि रूट जो भी हो उसको मान लेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। फिर तो लिखेंगे रूट बराबर जो भी दिया हो पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जो दिया रहेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा और इधर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बचेगा। या फिर लिखेंगे और जो भी संख्या है यहाँ मान लो रूट 3 हो जाए तो क्या होता है 3q 3x हो जाएगा बराबर टी स्क्वायर बाई क्यू। फिर सेम चीज यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ जो इधर बचता है, इधर वाला जो होता है उसको क्या लिखते हैं कि जो है ये है, इधर वाला जो है, इधर वाला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये पूर्णांक है और इधर क्या है फिर भिन्न है, और पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। फिर इसको जो है ये बराबर काट देते हैं और लिख देते हैं क्या था, हमारी मान्यता गलत है कि जो रूट 1 से रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तब क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा और इस तरह से अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे आपको तो सिंपल ऐसे नॉर्मल मिल गया कि सिद्ध करना है रूट 3 या रूट 5 या फिर रूट 6 या फिर रूट 7, मतलब कोई सिंगल अंक रूट के साथ, या फिर हो सकता है ऐसे भी रूट हमको 101 सिद्ध करना, तो ये सभी सिद्ध कर लेंगे। लेकिन अगर इसी के साथ प्लस माइनस गुना भाग में हो जाए तब कैसे सिद्ध करेंगे, तब और आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज बाकी सब वही थोड़ा थोड़ा हिंट देकर आपको बताते हैं। उतना सा कोशिश कीजिए बनाने का। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि भैया से उसको बता दीजिए, तो हम आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे क्वेश्चन मिल जाए कि रूट 3 प्लस 4 को सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि रूट 3 प्लस 4 अपरिमेय संख्या। सेम चीज भाई मान लेंगे कि रूट 3 प्लस 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो रूट 3 प्लस 4 बराबर पी बाई क्यू। क्या मान लेंगे, रूट 3 प्लस परिमेय क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 बराबर पी बाई क्यू। अब देखिए इधर प्लस में है, इधर क्या प्लस में है, तो बराबर को दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर क्या लिखा जाएगा, रूट 3 बराबर पी बाई क्यू और माइनस का 4। अब जब ये है तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, इधर क्या हो जाएगा क्यू एलसीएम आएगा और इधर पी माइनस क्या बचेगा 4q। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमको लिखना होगा कि जो ये रूट 3 है ना, ये रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय है और इधर क्या है, एक परिमेय है। लिखेंगे कि चूंकि ना सॉरी एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे कि जो यहाँ क्या है, यहाँ रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, अपरिमेय है और p माइनस 4q बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या है परिमेय है और हम लोग जानते हैं फिर कि चूंकि अपरिमेय, चूंकि क्या हो जाएगा, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। परिमेय क्या होता है, नॉट इक्वल टू परिमेय, इसलिए रूट 3 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 4 क्या है, p माइनस 4q बाई क्यू।
फिर वही चीज आगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √3 + 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः या इसलिए √3 + 4 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्लस है तो माइनस का सेम चीज, अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या हो, अगर √3 - 4 तो बराबर उधर जाएगा, p/q अगर है तो बराबर किधर जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा p/q + 4। सॉल्व करेंगे, लास्ट में लैंग्वेज वही लिखाएगा कि ये एक अपरिमेय है और इधर परिमेय है, और अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, इसलिए क्या है, ये जो है हमारी मान्यता गलत है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। आशा करते हैं आप अपरिमेय भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अपरिमेय भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी से सिद्ध करते हैं। अपरिमेय संख्या को भी आप आसानी से सिद्ध कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।